व्यापार करते हुए वो आपको कुछ चीजें देता है, आपसे कुछ चीजें लेता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि व्यापार करते करते वो थोड़ा सा आपको डोमिनेट करे, मतलब जो व्यापार के गुणधर्म नहीं होते वैसा ना करके थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग टाइप का हो, लेकिन उसका मतलब केवल व्यापार से ही है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। न वो आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हड़पना चाहता है, न वो आपके सोशल स्ट्रक्चर पर कोई परेशानी क्रिएट करना चाहता है। बस आता है, व्यापार करना चाहता है और यहां से चले जाना चाहता है, ठीक है। तो यहां तक केवल पैसा कमाने की बात है तो उपनिवेशवाद, लेकिन पैसा कमाने से लेकर आगे राजनीतिक संस्थाओं में घुसने की बात है, कल्चर में घुसने की बात है तो साम्राज्यवाद, ठीक है। चलिए आप लोगों में से अब मैं किसी से प्रश्न पूछता हूं। चलिए पहले आप बताएंगे उमेश, अंग्रेज भारत में साम्राज्यवाद उन्होंने भारत में किया कि उपनिवेशवाद? आप बगल में विकास। हाँ, उपनिवेशवाद। आप बता। परफेक्ट, इसी आंसर की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अंग्रेज भारत में पहले उपनिवेशवाद किए, फिर वो साम्राज्यवाद किए। लेकिन उनको साम्राज्यवाद का मौका दिया किसने? हमने तो दिया। क्या हुआ कि वे तो बस ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर अच्छा मसाला है, ये सोचकर आए थे कि यहाँ पर पैदावार के लिए अच्छी भूमि है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा स्कोप है। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ के तो राजा आपस में लड़ते रहते, तो क्यों नहीं लड़ते हुए राजाओं का फायदा उठाया जाए। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया, ऐसे करके राजनीतिक संस्था। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम करके दंगे करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो क्यों ना इनके हिंदू मुस्लिम तार को बाहर निकाला जाए। और सबसे बाद में उन्होंने फिर ये दलित कार्ड खेल दिया कि यहाँ पर ऊंची जाति नीची जाति वाला कॉन्सेप्ट है। तो बाद में वे साम्राज्यवाद करने लगे, ठीक है। तो ये मैं लिखवाऊंगा आपको। अब ये एक शख्स आपको दिख रहा है जिसका नाम है रजनी पामदत्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिया टुडे। उस पुस्तक में ऐसा क्या खास है, ये बंदा पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने इंडिया में अंग्रेजों ने किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित किया और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से हमें किस प्रकार कमजोर किया, इसकी पूरी जानकारी अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में दी। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि रजनी दत्त की पुस्तक का नाम इंडिया टुडे, और एक ये भी प्रश्न आता है कि आर्थिक दृष्टि से भारत को 3 भागों में किसने बांटा है? रजनी पामदत्त, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध क्यों डाला है जबकि ये तो खत्म हो चुका है? इसका रीजन है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अंग्रेज भारत में उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद की ओर बढ़े, तो कौन से 2 युद्ध थे जिन्होंने अंग्रेजों को इस काम में मदद की? वो दोनों युद्ध थे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। कैसे? देखिए, जब अच्छा भला व्यापार कर रहे थे तब अचानक सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ना पड़ा और आसानी से जीत गए अंग्रेज। जैसे अंग्रेज जीते तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का दीवानी और सैनिक अधिकार किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास। तो जहां दीवानी और सैनिक, दीवानी मतलब सिविल राइट और सैनिक मतलब सैनिक आर्म राइट, तो ये जैसे अधिकार मिल गए तो पहला पॉइंट पूरा हो गया, साम्राज्यवाद के लिए जरूरी था। बक्सर का युद्ध 1764 में जब लड़ा गया तो रॉबर्ट क्लाइव जो था इंग्लैंड में बैठा हुआ था, उसको जैसे ही पता चला कि बक्सर का युद्ध हम जीत गए हैं तो इंडिया आया। इंडिया आकर के यहाँ के 2 राजाओं के साथ इलाहाबाद की संधि किया 1765। एक राजा अवध के नवाब के साथ और एक दिल्ली के नवाब के साथ। दिल्ली के नवाब के साथ संधि करके पूरा भारत शासन अपने हाथ में ले लिया और अवध के नवाब के साथ संधि करके पूरा अवध का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो कुल मिलाकर ये 2 युद्ध जो थे अंग्रेजों को साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से साम्राज्यवाद बढ़ने की ओर मदद किया, ठीक है। तो चलिए ये पहला पॉइंट खत्म हुआ। अब मैंने आपको जो बताया कि रजनी पामदत्त की पुस्तक में 3 चरण बताए गए हैं जिसमें इंडिया का आर्थिक इतिहास है, तो उन पर चर्चा करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और प्री दोनों के लिए कि कार्ल मार्क्स के भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण के जिन 3 चरणों वाले सिद्धांत को आधार बना करके रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक में जानकारी दी है, वो 3 चरण ये है। 1757 से लेकर 1813 तक के चरण को बोलते हैं वाणिज्यिक चरण। 1813 से 1860 तक के चरण को बोलते हैं औद्योगिक मुक्त व्यापार, और 1860 से आगे के चरण को बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद। अंग्रेजी में कमर्शियल फेज, सबसे पहला कमर्शियल फेज जो 1757 से 1813। ये 3 चरण क्यों बांटे गए हैं पहले ये बता दूं। अंग्रेज जब भारत आए तब
उन्होंने यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, हमेशा एक जैसे नहीं रहे। पहले कुछ अलग तरीका, कुछ समय बाद अलग तरीका। इस आधार पर ही आर्थिक शोषण के 3 चरण बताए। तीनों ही चरण में कॉमन बात क्या थी? कॉमन बात यह थी कि तीनों ही चरण में भारत का आर्थिक शोषण हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी चरण में अलग तरीके से, किसी चरण में अलग तरीके से। तो सबसे पहला चरण जो था 1757 से 1813 वाणिज्यिक चरण, इसमें अंग्रेजों ने कैसे लूटपाट की? वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ व्यापार करना शुरू किया और व्यापार करने के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा लूट की। लूट कैसे की? जैसे यहाँ से ज्यादा उन्होंने कच्चा माल जो था वह कम से कम दामों पर इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है, और इंग्लैंड से पक्का माल तो ज्यादा से ज्यादा दामों पर यहाँ पर बेचने लगे। मतलब अगर वे चाहते तो यहाँ के माल से यहीं पर सामान बना करके यहीं के लोगों को दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने यहाँ से सामान भेजा, यहाँ से कच्चा माल भेजा इंग्लैंड, और इंग्लैंड से पका हुआ माल यहाँ, मतलब बना हुआ माल यहाँ पर लाया, है ना। तो इसमें लूटपाट बहुत ज्यादा की। तो पहला चरण जो था वो लूटपाट के चरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा था वो औद्योगिक मुक्त व्यापार। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वही भारत में व्यापार करता था, और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल सिंगल कंपनी था, इसलिए वो भारत के बहुत ज्यादा एरिया में फैल नहीं पाता था। तो उन्होंने इंग्लैंड की सभी कंपनियों को भारत बुला लिया और भारत को मुक्त बना दिया औद्योगिक दृष्टि से। कोई भी यहाँ पर आए, कोई भी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि तुम अब राजनीतिक काम करो, तुम्हारा काम अब व्यापारिक नहीं रहेगा, तुम राजनीतिक काम करो। और इंग्लैंड की हर कंपनी भारत पर आकर यहाँ पर व्यापारिक काम कर सकती थी। तो दूसरा जो था उसने भारत को इंग्लैंड की सभी कंपनियों के लिए मुक्त बना दिया, ठीक है। तीसरा था वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर कोई देश आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि उससे आपकी इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छा भी करना पड़ेगा, फायदा उसका खुद का होगा, लेकिन उसे जैसे देखिए अंग्रेज भारत में थे, तो अब उनको यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजने के लिए, या फिर यहाँ से कच्चा माल एक जगह से राज्य से दूसरे राज्य भेजने के लिए रेलवे की जरूरत थी। तो रेलवे की जरूरत थी तो उनको रेलवे बनाना पड़ा। अब वो रेलवे इसलिए नहीं बना रहे थे कि भारत का डेवलपमेंट हो, उनको रेलवे की जरूरत थी क्योंकि उनको व्यापार अच्छा करना था। अब रेलवे की जरूरत को पूरा करने के लिए वो खुद से पैसा नहीं लगाना चाह रहे थे, भारत में वो अपना एक भी पैनी नहीं लगाना चाह रहे थे। तो उन लोग क्या किए? उन लोग इसको इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ से लोगों को बताए कि आप रेलवे में इन्वेस्ट करो। रेलवे में अगर आप मान लीजिए 100 रुपए इन्वेस्ट कीजिएगा तो हम आपको 105 रुपए देंगे। इस प्रकार 5% रेलवे में हम आपको बेनिफिट देंगे। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा, यहाँ रेलवे बनकर तैयार हो गया, फिर रेलवे से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ तो उनका पैसा भी उनको वापस हो गया और रेलवे भी बन गया। फिर उन्होंने, अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर जूट का बहुत पैदावार होता है, तो पटसन उद्योग होना चाहिए ताकि हमारी कमाई हो। जूट को हम यहाँ से इंग्लैंड भेजेंगे, इंग्लैंड से उसमें से कपड़ा बनकर आएगा, फिर इंडिया बेचेंगे, तो इसमें हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा वो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो क्यों ना हम जूट का इंडस्ट्री यहीं डाल दे। तो जूट का इंडस्ट्री डाल दिया गया 1855 में रिसरा, पश्चिम बंगाल में। इसको भी कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। तीसरा, उनको लगा कि यहाँ लोहा का उत्पादन बहुत है। जो पटना क्षेत्र था, बिहार क्षेत्र था, आज तो कट करके झारखंड हो गया है, तो वहां पर लोहा का उत्पादन बहुत होता है। तो ये लोहे को हम इंग्लैंड भेजेंगे और इंग्लैंड से फिर लोहे का इस कच्चे माल को इंग्लैंड भेजेंगे और इंग्लैंड से लोहा का उत्पादन करके यहाँ लाएंगे, बहुत ट्रेवलिंग का खर्चा होगा। तो क्यों ना हम यहीं पर लौह इस्पात उद्योग खोल दे। तो यहीं पर लौह इस्पात उद्योग खुल गया कुल्टी में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वैसे ही एल्यूमिनियम इंडस्ट्री खुला। फिर इतनी सारी इंडस्ट्री खुल गई तो अब अगली आवश्यकता थी कि इस सब इंडस्ट्री से जो पैसा आ रहा है अंग्रेजों के पास, तो उस पैसे को भी इन्वेस्ट किया जाए या उस पैसे को भी सेविंग किया जाए, तो उसके लिए बैंकों की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने, अंग्रेजों ने बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ कलकत्ता खोल चुके थे,
लेकिन 70 से 70 का जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, है ना। फिर अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो तीसरा स्टेज है ना वित्तीय पूंजीवाद, इसको ऐसे समझिए कि भारत में जो डेवलपमेंट इसलिए किया गया ताकि अंग्रेजों को ही बेनिफिट हो, उसके लिए भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया गया और भारत में जो नए ऑर्गेनाइजेशंस खोले गए वो वित्तीय पूंजीवाद में आते हैं। तो तीनों का डिफरेंस एक बार मैं फिर से बताता हूं। पहला चरण जो था वाणिज्यिक, इसमें लूटपाट की गई, सस्ते दाम पर कच्चा माल खरीदा गया, उसको इंग्लैंड भेजा गया, वहां से बहुत महंगा दाम पर उस लाया गया और उसको यहाँ बेचा गया, ठीक है। कौड़ियों के दाम पर ये यहाँ से कॉटन ले जाते थे और उससे जो सूती वस्त्र बनते थे उसको बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। इसी वजह से तो हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट जो था इसी लाइन के इर्द गिर्द था, स्वदेशी अपनाओ, है ना। औद्योगिक मुक्त व्यापार, यानी अब इंग्लैंड की कोई भी कंपनी भारत में आए, भारत के संसाधनों को यूज करे, भारत में व्यापार करे और जिस प्रकार की हेल्प उनको अंग्रेजों से चाहिए हम देने को तैयार है, बस वो अपना व्यापार अच्छे से जारी रखे। तीसरा, भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत में नई इंडस्ट्रीज बनेंगी, भारत में रेलवे का प्रोग्रेस होगा, भारत में बैंकिंग प्रोग्रेस होगा, मतलब हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बट भारत के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए। अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो फाइनली जाकर अंग्रेजों को ही फायदा होगा, है ना। इसी वजह से भारत में जब रेलवे बनाना, तब बहुत सारे भारत के जो नेता थे वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो रेलवे बन रहा है वह अंग्रेज केवल और केवल अपने व्यापार के लिए बनवा रहे हैं और उन्हीं रस्तों पर बनवा रहे हैं जहां पर उद्योगों से कच्चा माल ला करके दूसरी जगह जा सकता है, जहां पर ज्यादा पैसेंजर है